जय हिंद। आज के क्लास में हम लोग क्लास 9th का पहला चैप्टर है संख्या पद्धति, इसका प्रश्नावली 1.1 पिछले क्लास में कर चुके हैं। आज के क्लास में हम लोग प्रश्नावली 1.2 को बहुत ही अच्छे तरीके से हल करने का प्रयास करेंगे। तो आइए करते हैं हल। इसको देखिए, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर देना है। मतलब कि जो कथन दिए हुए हैं हमें बताना है कि कौन से कथन सत्य हैं और कौन से असत्य हैं। तो देखिए, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो देखिए, वास्तविक संख्याएं जो होती हैं वह दो प्रकार की होती हैं। वास्तविक संख्या जो होती हैं यहाँ दो प्रकार की होती हैं, हमने आपको बताया है। पहली जो होती हैं वह परिमेय होती हैं और एक होता है अपरिमेय। तो देखिए, जिन संख्याओं को हम लोग p/q के रूप में लिख लेते हैं उन्हें हम लोग परिमेय कहते हैं, और जिनको नहीं लिख पाते हैं अपरिमेय कहते हैं। तो देखिए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जब दोनों का ग्रुप मिलता है तो हम उसको बोलते हैं कि ये सब वास्तविक संख्याएं हैं। तो आप ही बताइए, क्या सभी परिमेय संख्याएं जो होती हैं एक वास्तविक संख्या होती हैं? तो बिल्कुल होती हैं। जितनी भी अपरिमेय संख्याएं हैं, जो भी अपरिमेय संख्याएं हैं, वो सब के सब वास्तविक संख्या होगी। तो ये कथन जो हो जाएगा सत्य हो जाएगा। यहीं आपसे और प्रश्न बन सकता है कि क्या सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक होती हैं? तो बिल्कुल होती हैं। इसी के ठीक उल्टा पूछा जाए कि क्या सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय होती हैं? तो बिल्कुल नहीं होती हैं। क्या सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय होती हैं? तो बिल्कुल नहीं होती हैं, क्योंकि वास्तविक संख्याएं जो होती हैं परिमेय और अपरिमेय दोनों के समूह से मिलकर के बनी होती हैं। अब देखिए, अगला प्रश्न है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है। संख्या रेखा का जो प्रत्येक बिंदु है, कह रहा है कि √m का रूप होता है, जहां पे m एक प्राकृतिक संख्या है। तो देखिए, संख्या रेखा पे हम लोग क्या क्या दिखाते हैं। जैसे एक हमारा नंबर लाइन ऐसे हो गया, यहाँ मान लीजिए कि 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, और इधर हमारा जो संख्याएं होती है -1, -2, -3 और -4, इस तरह से रहती हैं संख्याएं। इधर अनंत तक जाएगा, उधर भी अनंत तक जाएगा। तो देखिए, कह रहा है कि प्रत्येक बिंदु √m का रूप होता है। जो प्रत्येक बिंदु होता है वह √m के रूप का होता है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि √1 हो जाएगा, √2 हो जाएगा, √3 हो जाएगा। इस तरह से तो हो रहा है, जहाँ पे m जो है, m जो देख लीजिए एक क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। लेकिन इस संख्या रेखा पे कुछ ऐसी भी संख्याएं हैं जो √में -1, √में -2, √में -3, इस तरह से भी तो हमारे पास संख्याएं हो सकती हैं। तो क्या ये जो -1 है, -2 है, -3 है, जो अंदर है, जो m है, क्या वहाँ प्राकृतिक संख्या है? तो बिल्कुल नहीं है। तो आप बताएंगे कि प्रत्येक बिंदु जो होता है √m के रूप का होगा, लेकिन यहाँ जरूरी नहीं है कि m जो हो ये क्या हो, प्राकृतिक संख्या हो, या कोई जरूरी नहीं है। वहाँ पूर्ण संख्या हो सकता है, पूर्णांक भी हो सकता है। तो यहाँ जरूरी नहीं है कि वहाँ प्राकृतिक संख्या ही होगा। तो इसलिए यहाँ जो कथन हो जाएगा असत्य हो जाएगा। ये जो कथन हो जाएगा असत्य हो जाएगा, क्योंकि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, लेकिन वह जरूरी नहीं है कि m एक प्राकृतिक संख्या हो। अब देखिए, अगला प्रश्न है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। हमने अभी बताया है, प्रत्येक वास्तविक संख्या न तो अपरिमेय हो सकती है, न ही परिमेय हो सकती है, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय दोनों जब मिलते हैं तो वास्तविक संख्या बनती है। प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक हो जाएंगी, प्रत्येक अपरिमेय वास्तविक हो जाएंगे, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि प्रत्येक वास्तविक परिमेय ही हो या अपरिमेय ही हो, क्योंकि वह परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो आप बताएंगे कि ऐसा नहीं है, यह जो कथन दिया हुआ है यहाँ गलत है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, असत्य है। यहाँ कथन क्या है, असत्य है, क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं होती है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। दिया है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यानी कि जो भी धनात्मक पूर्णांक होते हैं उनका जो वर्गमूल होता है क्या अपरिमेय होता है? यदि नहीं, तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो कि क्या हो, एक परिमेय संख्या हो। तो धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल बोल रहा है, तो जैसे मान लीजिए 1√1, √2, √3, √4, √5, √6,
√7, √8, इस तरह की जो भी धनात्मक पूर्णांक वाले संख्याएं हैं, इनको अंडर रूट में आप लिखेंगे यदि, तो आप पाएंगे कि इसमें कुछ ऐसी भी संख्याएं हैं जिनका वर्गमूल निकालेंगे हम लोग तो वहां एक अपरिमेय संख्या नहीं आएगा, परिमेय आएगा। जैसे देखिए 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो बताइए क्या 1 एक अपरिमेय संख्या है? तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 1 एक परिमेय संख्या है। √2, √3 जो होती है अपरिमेय संख्या होती है, हमें आया है आपको पीछे। अब √4 जो है इसका वर्गमूल निकालेंगे आप लोग, देखिए 2 आता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो हम कहेंगे कि नहीं। क्या कहेंगे? नहीं। यदि नहीं है तो एक ऐसी संख्या का आप उदाहरण दीजिए, वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो आप उदाहरण दे सकते हैं √4, √9, √16, √25। इस तरह से संख्याओं का आप क्या कर सकते हैं, उदाहरण दे सकते हैं, जिनका वर्गमूल निकालते हैं हम लोग एक परिमेय संख्याएं आती हैं, न कि अपरिमेय आती हैं। तो इस तरह से इस प्रश्न को आप लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है कि √5 को किस प्रकार से हम लोग संख्या रेखा पे दिखा सकते हैं। दिखाइए संख्या रेखा पर कि जो √5 है उसको किस प्रकार से आप निरूपित करेंगे। तो देखिए √5 को दिखाना है तो सबसे पहले आप एक नंबर लाइन ले लेंगे अपने। देखिए इस तरह से आप एक यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले एक लाइन खींच लेंगे ऐसे यहाँ पे। उसके बाद आप यहाँ पे समान दूरी पे नंबर्स को ले लेंगे, समान दूरी पे लेंगे आप लोग अपने इंची से इसको नाप करके समान दूरी लेंगे। उसके बाद √5 है, ठीक है, √5 है। तो √5 को दिखाने के लिए यहाँ पे 2 इकाई की दूरी ले लेंगे, 2 इकाई का दूरी लेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ बिंदु जो है O है और ये मान लीजिए कि A है, ये वाला जो बिंदु है A है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस 2 पे एक लंब खींचेंगे। क्या करेंगे, लंब खींचेंगे। आप अपने चांद की सहायता से यहाँ पे लंब खींचेंगे और इस लंब पे जितनी दूरी ये है, जैसे 1 इकाई दूरी यहाँ है, 1 इकाई की दूरी यहाँ है, ठीक है। तो आप इस पे 1 इकाई की दूरी ऐसे जैसे नाप लेंगे और यहाँ से 1 इकाई की दूरी यहाँ क्या करेंगे, खींच लेंगे और इसको लंब डालेंगे। उसके बाद आप इस बिंदु O से क्या करेंगे, इसको मिलाएंगे, ठीक है। और चांदे की गोले प्रकार की सहायता से आप लोग इसको ऐसे खींच देंगे। जो ये बिंदु हमें प्राप्त होगा, जैसे मान लीजिए कि ये बिंदु B है और यहाँ बिंदु जो C प्राप्त होगा, यही जो बिंदु है यहाँ √5 है। हम 2 इकाई की दूरी क्यों लेते हैं, तो जैसे पाइथागोरस प्रमेय आप लोग पढ़े होंगे। पाइथागोरस प्रमेय जो होता है उसमें क्या होता है, कर्ण का जो वर्ग होगा, कर्ण का जो वर्ग होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है। तो देखिए यहाँ से कर्ण यदि हम निकालें, मान लीजिए कि कर्ण ऐसे रहने देते हैं, यदि कर्ण निकालें हम लोग तो लंब कितना लिए हम लोग, 1 इकाई दूरी लिए हैं। जो ये दूरी है वह कितना है, 1 इकाई है। और ये वाली जो दूरी है यहाँ कितनी है, 2 इकाई की दूरी है। लंब के जगह पे यदि 1 का वर्ग रखा जाए और प्लस 2 का वर्ग रखा जाए तो देखिए कर्ण जो आएगा आपका, कर्ण का वर्ग जो आएगा 1 + 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। तो कर्ण जो होगा, कर्ण का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा, 5। और यदि कर्ण यदि निकालें यहाँ से हम लोग कर्ण, तो इधर कितना हो जाएगा, √5 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग इसको दिखाएंगे। और देखिए एक बहुत ही आसान तरीका है, उसको भी उसके सहायता से भी आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पे यदि अब और आगे दिखाना हो, जैसे √6 को दिखाना हो, तो आपको कुछ नहीं करना है। इस बिंदु पे जो ये बिंदु C है, यहाँ पे अपने चांदे की सहायता से 90 अंश का कोण बनाएंगे, 90 अंश का कोण इसे बनाएंगे और इसको यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे। और फिर क्या करेंगे, ये जो दूरी लेंगे इसको भी 1 इकाई की ही दूरी लेंगे और फिर इसको मिलाएंगे तो √6 मिल जाएगा। इस तरह से आप लोग आगे बना सकते हैं। तो चलिए इस प्रश्नावली में इतने ही सवाल हैं और अगले क्लास में हम लोग अगले प्रश्नावली को हल करेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं अगले क्लास में।